ऐसी हालात है, चीन के साथ रूस मिल गया और अब आप चीन के साथ अकेला मुकाबला करना है। आपके 50 से 60% या 30-40% आपके हथियार रूस से आते हैं। अगर रूस चीन के साथ मिल गया तो वो हथियारों में भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में हम क्यों नहीं हम नाटो में मिल जाते। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। क्या भारत कभी नाटो का सदस्य बन सकता है? क्या नाटो भारत के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है? दरअसल अमेरिका के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नाटो में जो हैं जूलियन स्मिथ, वो भारत के दौरे पे थे। तब उन्होंने एक बात कही थी कि नाटो के दरवाजे हमेशा भारत के लिए खुले हैं। तो क्या भारत नाटो के अंदर जाने की सोच रहा है? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। एक बेहद जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे मैं कुछ सवाल हैं उनको समझने की कोशिश करूंगा। सवाल बड़े मेरे अहम होंगे कि जिस प्रकार से चीन मजबूत हो रहा है और चीन एक वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और जिस प्रकार से चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना, थल सेना और वायुसेना होने वाली है, तो क्या भारत के पास नाटो में जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा? क्योंकि भारत का दोस्त रूस लगातार कमजोर हो रहा है और रूस और चीन के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। भाई, भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तो क्या जिस प्रकार से चीन मजबूत हो रहा है, भारत के सामने कोई और रास्ता नहीं होगा नाटो ज्वाइन करने के सिवा? क्योंकि आने वाले वक्त में चीन का अकेले मुकाबला करना किसी भी देश के लिए मुश्किल हो जाएगा, जिस प्रकार से चीन अपनी आर्मी में तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ऐसे कुछ सवाल है। और क्या एक सवाल और दोस्तों, जिसका जवाब मैं बेहद जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट से तलाशने की कोशिश करूंगा कि क्या आने वाले वक्त में रूस भी नाटो का सदस्य बन सकता है? क्या रूस अपने हथियार डालकर, जिस प्रकार से नाटो उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, रूस हथियार डालकर बोलेगा कि नाटो में मुझे भी शामिल कर लो, और फिर एक चीन के खिलाफ अलायंस बनेगा और उस अलायंस का हिस्सा भारत भी होगा? चलिए, कुछ ऐसे सवाल हैं और आज हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर के पास चलेंगे। उनसे इन सवालों के जवाब खोजने की, तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझे समय देने के लिए। अश्विनी श्रीवास्तव सर, जरूरत आपकी इसलिए पड़ती क्योंकि बड़ा अहम मुद्दा था और मुझे लगा कि शायद और कोई इतने अच्छे तरीके से मुद्दे को समझा नहीं। दरअसल यूएस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो में, जूलियन स्मिथ, उनकी तरफ से कहा गया कि भारत के लिए नाटो के दरवाजे खुले। उसके बाद से तमाम ऐसे कयास पर लगाए जा रहे हैं कि क्या भारत नाटो में आने वाले वक्त में कभी शामिल हो सकता है, और ये जो एक हिंट दिया गया है, क्या इसके पीछे कोई कारण है सर? हाँ बिल्कुल, देखो राजेश, पहले तो आपने ठीक बोला, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 31 देश हैं और अभी जो सबसे लास्ट में देश जो आया है वो फिनलैंड है, और अभी स्वीडन की भी आने की बात हो रही है। स्वीडन को जब टर्की और हंगरी क्लियरेंस दे देंगे तो हो सकता है स्वीडन भी आने वाले समय में आए। ये नेटो बना किस लिए था? देखो, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रियों का समूह है, और इसके अंदर जो पहले फाउंडर थे वो अमेरिका था, कनाडा भी था, यूके भी था, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। और ये इनका महत्व ज़्यादा था कोल्ड वार में। एक तरफ नेटो थे, एक तरफ वार्सा पैक्ट कंट्री थी। वार्सा पैक्ट कंट्री जो थी, उसका जो लीडर था सोवियत यूनियन, उसके अंदर ईस्ट यूरोपियन कंट्री भी बहुत थी। मगर हमें सबको मालूम है कि सोवियत यूनियन 1991 में वो बट गया और उसके बहुत हिस्से हो गए, और वो अकेला रूस रह गया, बाकी जो छोटे छोटे देश उसमें निकल आए। और ऐसे में ये सोचा गया, क्योंकि अब वार्सा पैक्ट तो रहा नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन के हिस्से हो गए, तो अब नेटो का वजूद क्या है? तो नेटो तो वार्सा के कंट्रीज के अगेंस्ट था। तो ये भी बात आई कि अब नेटो में होना चाहिए नहीं। मगर सच्चाई ये भी है कि जो कंट्रीज पहले वार्सा पैक्ट की हिस्सा थी या जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, जैसे बाल्टिक स्टेट है, इस्तोनिया, लिथुआनिया
और लातविया, वो भी धीरे धीरे नाटो में शामिल होना स्टार्ट हो गए। और इसी प्रकार से एक प्रकार से ये धीरे धीरे 15 से 20, 20 से 25 और ये 31 कंट्री का समूह बन गया। अब नाटो है क्या? देखो, नाटो का मेन मकसद ये है, जो उसका आर्टिकल 5 बोलता है कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई लड़ाई होती है तो इसका मतलब कि सारे देश नाटो के उसके साथ हैं, वो नाटो पे लड़ाई मानी जाएगी अगर कोई हमला होता। मिसाल के तौर पे अगर अभी फिनलैंड नाटो का हिस्सा बन गया और कल को रूस फिनलैंड पे हिस्सा अटैक कर देता है, तो वो अटैक माना जाएगा नाटो पे और नाटो की सारी कंट्रीज उसकी मदद करने आएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नाटो एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कलेक्टिव कंट्रीज का समूह है। इसके अंदर जो ज्यादातर कंट्रीज वेस्ट यूरोपियन हैं, कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रियां भी आ गई, जो पहले सोवियत यूनियन में भी थी वो भी जो हट निकल गई थी, वो भी बाल्टिक स्टेट इसको ज्वाइन कर गई है। तो आज ये 31 कंट्री का समूह एक बड़ा पावरफुल है और ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ है। और ये इसका डर जो है ज्यादातर रूस को है। रूस ये सोच रहा है कि जब वार्सा पैक्ट रहा नहीं तो नाटो का वजूद नहीं, नाटो जो है वो रूस के अगेंस्ट है और धीरे धीरे नाटो जो है वो ईस्ट की तरफ फैलता जा रहा है और नाटो जो है वो एक प्रकार रूस के दरवाजे पे पहुंच गया है। और यही एक मुख्य कारण है जिसके कारण रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, क्योंकि उसको लगा कि यूक्रेन जो है नाटो में दाखिल होना चाहता है। अगर यूक्रेन नाटो में दाखिल हो जाता है तो फिर नाटो के जो हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार, वो भी फिर यूक्रेन में आ जाएंगे और यूक्रेन क्योंकि बॉर्डर स्टेट है रूस के साथ, तो ऐसे में उसको लगा कि उसके लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो इसका मुख्य कारण जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पुतिन ने किया, उसने तभी किया जब यूक्रेन ने उसको भरोसा नहीं दिया कि हम नाटो नहीं शामिल होंगे, तो उसने ये किया। तो ये एक आज की तारीख में रजेश एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है। ठीक है सर, 2-3 सवाल साहब मेरे जो मैं जानना चाहता हूं। जिस प्रकार से सोवियत यूनियन से अलग हुए छोटे छोटे देश नाटो के सामने सरेंडर करके उसमें शामिल होते चले गए हैं और जिस प्रकार का दबाव अमेरिका और नाटो देशों का रूस के ऊपर है और जिस प्रकार से रूस और चाइना के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है लेकिन अच्छे हैं, क्या आने वाले वक्त में कभी ऐसा समय भी हो सकता है कि रूस नाटो का सदस्य बन जाए ताकि नाटो का वजूद ही मिट जाए? फिर बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था, मगर नाटो ने रूस को नहीं मिलाया। जब गोर्बाचोव थे वहां पर, क्योंकि 1991 में तो ये बात आई कि जब वार्सा कंट्रीज रही नहीं और धीरे धीरे नाटो कंट्री बननी है, तो रूस क्यों नहीं नाटो में मिल सकता, मगर रूस को नाटो में नहीं लिया गया और ये एक बड़ी विडंबना है। तो और रूस को नाटो में नहीं लिया गया और रूस धीरे धीरे अपने को बढ़ावा करता चला गया, ईस्ट की तरफ फैलता गया। वो ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो कि सोवियत यूनियन के साथ एज ए ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी, हंगरी, पोलैंड, ये जो खड़ी हुई थी सोवियत यूनियन के साथ, वो धीरे धीरे नाटो में मिल गई। कुछ वो स्टेट जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, बाल्टिक स्टेट जो इस्तोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, वो भी मिल गई। फायदा क्या है, जो ये देश मिले क्यों हैं कि उनको लगता है कि अगर हम मिल जाएंगे तो हमको कलेक्टिव सिक्योरिटी मिलेगी, हमें डर नहीं है कि कोई हमला कर देगा, हम अपनी जो ज्यादा ध्यान जो है वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दे सकेंगे। जिस प्रकार से रूस ने अब यूक्रेन पे हमला किया, तो ये जो देश थे स्वीडन और फिनलैंड, वो न्यूट्रल रहना चाहते थे, वो कहते हम किसी भी खामे में नहीं जाना चाहते। मगर जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो ये भी देश कहते हम भी नाटो में मिलेंगे, क्योंकि क्या पता कल रूस हम पे हमला कर दे। तो अब उल्टा हो गया कि जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, तो उसके कारण यूरोप के अंदर जो देश पहले न्यूट्रल रहना चाहते थे वो भी नाटो में आने लगे, बाकी देशों के अंदर होड़ लगी हथियार लेने की। तीसरी ये भी सोचने में आया, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होते जो थे जब सोवियत यूनियन था, तो यूक्रेन जो हिस्सा था सोवियत यूनियन का,
तो मैक्सिमम हथियार न्यूक्लियर यूक्रेन में थे, मगर वो 1991 में उसको भरोसा दिलाया कि आपके ऊपर न्यूक्लियर हथियार नहीं कभी इस्तेमाल होंगे, तो ये न्यूक्लियर हथियार रूस में शिफ्ट हो गए थे। तो ये भी होड़ लगी कि अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होते, क्या रूस की मजाल थी वो हमला कर सकता है? क्या आज नॉर्थ कोरिया पे कोई हमला कर सकता है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने आज न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं। तो ये चीजें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं राजेश। बिल्कुल साहब। एक एक चीज और साहब जो बड़ा अहम सवाल है मेरी चर्चा का, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने, नाटो ने मिलकर रूस के खिलाफ जो है यूक्रेन को भोरा बनाकर जंग छेड़ी है, उससे साफ तौर पे रूस वीक हुआ है और काफी अमेरिका का इरादा यही है कि रूस को बिल्कुल कमजोर कर देना है। और नेक्स्ट टारगेट साहब अमेरिका का चाइना है। जिस प्रकार से हम ताइवान को लेकर, फिलीपींस को लेकर या हांगकांग को लेकर देखें तो अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट चीन है। और चीन का भी इरादा साफ है कि 2050 से पहले अमेरिका से टकराना है। और जिस प्रकार से साहब चीन अपनी जंगी तैयारियों को कर रहा है, अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, एशिया के अंदर एक बड़ी ताकत के तौर पे चीन पैदा हो चुका है। और हमें यह मानना होगा कि इस वक्त शायद बहुत कम ऐसे देश हैं जो चीन का मुकाबला कर पाए। तो क्या मैं ये चीज समझना चाहता था आपसे कि जिस प्रकार से चीन अपने आप को सैन्य तौर पर मजबूत कर रहा है, अमेरिका को टक्कर देना चाहता है, और क्या भारत के सामने चीन से मुकाबला करने के लिए आने वाले वक्त में नाटो ही एक ऑप्शन होगा? क्योंकि चीन की ताकत का मुकाबला करना फिलहाल लग नहीं रहा है कि किसी एक देश के बस की बात है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि आज का अगर आप एनवायरमेंटल स्कैन करें, हाँ ये सच्चाई है कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की नहीं है, ये रूस वर्सेस नाटो है। यूक्रेन तो एक मोहरा बन गया है और अमेरिका और नाटो जो है वो लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में ये भी सच्चाई है धीरे धीरे रूस इकोनॉमिकली और मिलिट्री बड़ा कमजोर होगा, क्योंकि एक साल एक देश अकेला लड़ नहीं सकता, उसको कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिली है। कुछ एक मिली है उसको ईरान से शाही ड्रोन, और कुछ नॉर्थ कोरिया से मिले हैं जो कि उसको कुछ हथियार और कुछ अम्यूनिशन। चीन ने खुल के हेल्प नहीं की है। चीन एक चालाक देश है, क्योंकि उसका जो ट्रेड है नॉर्थ स्पेशली अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से $3 ट्रिलियन का है। उसकी 186 कंपनियां वहां काम करती हैं, तो उसको मालूम है अगर वो डायरेक्ट हेल्प करेगा तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे और उसकी इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए चीन ने साफ सुथरे शब्दों में बोला है कि हम मिलिटरली रूस की हेल्प नहीं करेंगे, इसकी वजह इकोनॉमिक है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, आने वाले समय में इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जिस प्रकार से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है मुझे लगता है अमेरिका की, जिस प्रकार से वो रूस के अगेंस्ट गए हैं कि जो पूरे वर्ल्ड का एक मेन जो एक्सपेनिज्म के लिए माहिर है और जो एक प्रकार से दुश्मन देश माना जाता है वो है चीन, ना कि रूस। मगर हाँ ये सच्चाई है, अब ये लड़ाई हो चुकी है। अब चीन जो है के खेमे में रूस चला गया है, इसमें कोई शक नहीं कि रूस कमजोर हो गया इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी कमजोर हुआ है, अकेला लड़ नहीं सकता। ऐसे उसकी इकोनॉमी 12वें नंबर की पहले भी थी, अभी 12वें नंबर क्या देश कितनी देर तक लड़ सकता है। आज की तारीख में जैसे भारत आया है उभर के, भारत के ऊपर आने के रीजन क्या है कि हम मिलिट्री नंबर 4 तो हैं, पर हम इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, 5th कंट्री हैं, हम आने वाले साल में 3rd बन जाएंगे। तो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में होने वाला क्या है कि चीन एक उभर के आएगा और रूस जो है कमजोर देश बन जाएगा, रूस जो है वो चीन के खेमे में चला जाएगा। तो रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर निकलेगा। दूसरा जो होगा नाटो और अमेरिका का, ये दो बड़े बड़े वो निकले और भारत जैसा देश है वो एक अपना अलग वजूद बनाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे में क्योंकि हमारी लड़ाई चीन से हो सकती है और रूस चीन के साथ मिलेगा तो रूस हमकी खुल के हेल्प नहीं कर पाएगा, और ऐसे में क्या हमें अमेरिका या नाटो की तरफ जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। हमारा मिलिट्री अलायंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मिलिट्री अलायंस नहीं है, ना हमारा मिलिट्री अलायंस रूस के साथ है ना अमेरिका के साथ है।
हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। कासा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लिमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडर एग्रीमेंट, और अभी बेका किया है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है अगर हमारी लड़ाई होती है चीन के साथ तो अमेरिका हमको रियल टाइम इंटेलिजेंस देगा जो यूक्रेन को दे रहा है, हमें हथियार भी देगा, अम्यूनिशन देगा, मगर हमें बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं देगा, ना हमें जरूरत। हमें चीन के साथ खुद लड़ना पड़ेगा। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ऐसी हालात है, चीन के साथ रूस मिल गया और अब आप चीन के साथ अकेला मुकाबला करना है, आपके 50 से 60% या 30-40% आपके हथियार रूस से आते हैं। अगर रूस चीन के साथ मिल गया तो वो हथियारों में भी प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे में हम क्यों नहीं हम नेटो में मिल जाते। मगर सच्चाई ये है, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है, क्योंकि नेटो का हिस्सा बनने से आप अपनी इंडिविजुअलिटी गुमा गए, फिर आप तो वो भाषा बोलोगे जो नेटो की है, जबकि भारत एक नया पावर उभर के आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो कि कुछ एक देशों के साथ, क्योंकि अगर ऐसा ही नेटो का होता कि भाई नेटो चाहिए आपको, तो नेटो में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं बने, वो भी तो नहीं बने ना। उसकी वजह यही है कि नेटो में अगर आप हो जाते हो एक बार, तो फिर आपकी आवाज अलग नहीं हो सकती, फिर आपको वही करना पड़ेगा जो नेटो कंट्री चाहती है। जबकि भारत जो एक ऐसा देश है जो इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रांग होता जा रहा है, वो अपना से चाहिए, उसका अपना वजूद। आने वाले समय में भारत एक थर्ड पावर बन के उभरेगा, इसलिए मुझे लगता नहीं कि नेटो का हिस्सा बनने से हमें फायदा है। वैसे भी नेटो की जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी यूरोपियन है या नॉर्थ अमेरिका है, जिसके अंदर कनाडा और यूएस है, बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो ये भी एक सच्चाई है कि अगर हम भारत को सोच रहे हैं, जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसके बारे में सोचता जा रहा था कि अगर ऐसा है, आज की तारीख में जापान को बहुत डर है चीन से और नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया को बड़ा डर है नॉर्थ कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया को डर है चीन से, वो क्यों नहीं बन जाते नेटो का हिस्सा। वो आज तक अभी तक नेटो का हिस्सा नहीं बने हैं, और ऐसे में भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्टिव सिक्योरिटी के उसमें हमें अपनी जो इंडिपेंडेंस है। मेरी सोचना सब इस तरफ जा रही थी, क्योंकि मैंने जापान की तरफ भी सोचा, फिर मैंने साउथ कोरिया की और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी सोचा, फिर मैंने देखा कि इन तीनों देशों का चीन के साथ तनाव है, लेकिन जिस प्रकार से 2020 में हमारी और चीन की झड़प हुई, 20 जवान हमारे शहीद हुए, वहां पे हमने 40 से 45 जवानों को मार गिराया, उसके बाद हमने त्वांग में देखा, और फिलहाल हम डोकलाम में चीजों को देख रहे हैं। ये परिस्थितियां जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ अमेरिका फुली तौर पे, बेशक वो नाटो में नहीं है, लेकिन अमेरिका वहां पे मौजूद है और उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। और चीन, अगर सुपर पावर चीन को बनना है तो चीन को अपनी ताकत दिखानी है, और ताकत दिखाने के लिए उसे कोई एक देश चाहिए, और एशिया में अगर कोई ऐसा देश उसे मिलता तो मुझे लग रहा है कि वो भारत को दिख रहा है। देखो सच्चाई है राजेश, बात आपके पॉइंट में दम है। एक चीज को और दूसरे नजरिए से भी देखना पड़ेगा कि आपको ये पता है कि रूस हमारे साथ 1971 से खड़ा है और रूस ने हमें कभी धोखा नहीं दिया है। रूस से अभी भी हम 60% हथियार ले रहे हैं। हमारे पूरे जो एयरक्राफ्ट है या टैंक्स हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं, और हमें उनके स्पेयर पार्ट्स चाहिए, वो 25-30 साल चलेंगे। अगर हमने गलती से नेटो मंगाया वो तो हमारे नाते टूट जाएंगे रूस से। हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस जो देश है, हम आज अमेरिका के प्रेशर में नहीं आ रहे, हमने आज रूस के अगेंस्ट नहीं बोला। रूस यूक्रेन वार में एक बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिका की तरफ से कि आप कोई तो स्टेटमेंट दे, मगर हमने नहीं दी। यही नहीं, हम 2% लेते थे ऑयल रूस से, आज हम 28% वहां से ऑयल ले रहे हैं, और वो भी डिस्काउंटेड रेट में, और वो भी जो हम रुपी में ले रहे हैं। और ऐसे में हम जो हैं, हमने वहां से S-400 भी दिया, जबकि अमेरिका ने बोला हम आपके ऊपर काटसा लगा देंगे, सेकेंडरी सैंक्शन काउंटरिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट, मगर फिर भी भारत ने किया। तो मतलब ये है, भारत बहुत ही सोच समझ के चल रहा है, वो किसी खेमे में नहीं जाना चाहता।
खेमे में जाने से उसको नुकसान हो सकता है। आज वो एक ऐसा देश बन के उभरा है कि आज वर्ल्ड में आपकी इज्जत है। वो कोई कहता है कि अगर टॉलेस्ट बिल्कुल लीडर है तो वो मोदी है, अगर इस युद्ध को बंद करा सकता है तो वो मोदी करा सकते हैं। किसी ने बोला सी जिनपिंग भी करा सकते हैं, हाँ, पर सी जिनपिंग एक प्रकार से न्यूट्रल नहीं है, वो रूस के खेमे में है। तो ये सच्चाई है एक न्यूट्रल कंट्री। तो मुझे ये समझना चाहिए राजेश, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें रूस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम नेटो में जाते हैं। एक आखिरी सवाल जिससे जी, जिस प्रकार से अब हम रूस से हटकर अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, हथियारों को लेकर तमाम डील्स चल रही हैं, जिस प्रकार से अमेरिका का बॉम्बर्स F-55, F-35, F-16 भारत के अंदर हैं, इन दोनों देशों की पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं सर? बहुत छोटा सा जवाब। हाँ, मुझे ये चाहिए राजेश, आज हम बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के साथ भी है, रूस के साथ। आने वाले समय में हमें मालूम है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है रूस की टेक्नोलॉजी। ये रूस यूक्रेन लड़ाई में देखा। आज हमें वो हथियार जो अमेरिका देता नहीं था, जब बोलते हैं S-400 हमने क्यों खरीदा, क्योंकि जो टर्मनी हाई एरिया डिफेंस सिस्टम जिसको थार्ड बोलते हैं, पेट्रोइड मिसाइल, अमेरिका ने हमें मना कर दिया था। मगर आज अमेरिका हमें सब कुछ वो टेक्नोलॉजी देने को लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर मिसाल हमें जो M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर है हमने अमेरिका ने दी, और वो आज हमारा महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। C-17 ग्रो मास्टर, C-130J हरकुलिस, अपाचे अटैक कैप्टर, वो नेटो कंट्रीज के अलावा किसी को नहीं दिए, वो भारत को दे रहा है। आज वो F-35 F-22 भी देने को तैयार है। सच्चाई ये है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और आज वो हमें नेटो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया करना चाहता है। तो इसमें हम चाहते हैं कि हम आने वाले हथियार अमेरिका से ले, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी रूस की टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे हैं, मगर रूस से इतनी जल्दी हम नहीं नाता तोड़ सकते, क्योंकि हमारे स्पेयर पार्ट अभी भी 15-20 साल हमें चाहिए। तो हमें बड़ा सोच समझ के चलना है। और मैं ये कहूंगा राजेश, जो आज हमने नीति अपनाई है, एक जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिटवीन यूएस एंड आल्सो रशिया, ये मुझे लगता है काबिल तारीफ है। इसको बरकरार रखना है, हमें किसी के खेमे में नहीं जाना। और सच्चाई ये भी है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, हमें चीन से अकेले लड़ना है, हमें चीन के लिए लड़ाई के लिए तैयार करना है। और अगर हमारी कल को चीन से लड़ाई होती है तो हमें अमेरिका से काफी हेल्प चाहिए, और वो मिलेगी ऐसा लगता है। और रूस से हम रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे स्पेयर पार्ट वहां से अभी भी आने हैं। S-400 अभी भी 3 रेजिमेंट आई हैं, 2 रेजिमेंट रह रही हैं। तो मेरा मतलब ये है, ये हर चीज को समझ के राजेश स्ट्रेटेजिक जो बैलेंस मेंटेन करना भारत की जो मुझे लगता है फॉरेन रिलेशन में आज सबसे बड़ी अच्छी नीति होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। बहुत चीजें आपने क्लियर कर दी है, और बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। मेहरबानी राजेश, थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद। जैन साहब।